मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों नमस्कार, वंदे मातरम, जय माता सरस्वती जी। आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही है यहाँ पर रीड के लिए विशेष सीरीज जो हमने चला रखी है उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। और आज 13 अप्रैल को, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हमारा हिंदू नववर्ष है, यानी विक्रमादित्य के अनुसार, विक्रम संवत के अनुसार आज हमारा चैत्र महाप्रारंभ हो रहा है। तो हिंदू नववर्ष की और साथ ही आज से चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो हिंदू नववर्ष के साथ चैत्र नवरात्रि और चेटी चंड की भी आप सभी को हार्दिक 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 ढेरों शुभकामनाएं। और हिंदुस्तान वाली परंपरा हमें निभानी है और हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की और हमको अग्रसर लेकर जाना है। उसी तैयारी में हम ये लेकर चल रहे हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आज हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए, हम बहुत दिनों से हिमांशु व्यास सर और हम मिलकर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं और अभी उस प्रोजेक्ट में हमको काफ़ी टाइम लग रहा है, लंबा समय उसके अंदर हमको कंज्यूम करना पड़ रहा है। इस वजह से एक इम्पोर्टेंट सूचना आपके लिए ये है कि ये जो हम सीरीज लगातार जो 1 अप्रैल से लेके आ रहे हैं, आज 13 अप्रैल तक टोटल 13 क्लासेस हम ले चुके हैं। यानी कि टोटल 13 वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में नीचे मिल जाएंगे। जिन्होंने अभी तक ये 13 वीडियोज़ नहीं देखे 1 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक के, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नीचे प्लेलिस्ट में क्लिक करें, उनको पूरे 13 वीडियो नज़र आ जाएंगे। और ज़रूर इनको अटेंड कर लें, जिसमें हम 3-3 यूनिट कंप्लीट आपकी करा चुके हैं। अब देखिए, इस सीरीज को हम रोक नहीं रहे, परंतु कई समय की व्यस्तता के कारण हम जो प्रतिदिन लेकर आ रहे थे उनको प्रतिदिन नहीं लाकर अब ये हर संडे, यानी प्रत्येक संडे आपको ये एक वीडियो इस सीरीज का मिलता रहेगा। यानी यहाँ तक आपके टेस्ट 13 हो चुके हैं। टेस्ट 14 जो है वो अब नेक्स्ट संडे आपको मिलेगा और लगातार जो संडे आते जाएंगे उनमें हम आपको ये कंप्लीट कराते जाएंगे। वो नया प्रोजेक्ट के अंदर हमारा बहुत लंबा टाइम लग रहा है, वो बड़ा प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं, उसकी सूचना भी हम आपको जल्दी व्लॉग वीडियो के माध्यम से भी देंगे और आप तक वो सूचना भी पहुँचाएंगे। तब तक आप तैयारी करते हैं, लगे रहें, हम आपके साथ हैं। चलिए बढ़ते आगे। आज की जो हमारी सीरीज है फ्री टेस्ट सीरीज साइकोलॉजी की है। आपको पता है कि मैं 2 यूनिट कंप्लीट करा चुका हूँ। ये यूनिट 3rd आज हम लेने जा रहे हैं। अधिगमकर्ता की समझ, सृजनशीलता व समायोजन से संबंधित ये जो आपकी यूनिट 3rd है, इसको हम कंप्लीट करने वाले। सुपर 30 क्वेश्चन इसके अंदर हम ले रखे हैं। रीड लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। माँ सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेज ऋषभदेव नियमित आपके लिए हाजिर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर लेके आए। क्या कह रहा है? देखिए, हमेशा आप तैयारी को अपनी तैयारी को बहुत उचित तरीके से आप कंप्लीट करें ताकि क्या है, आप यहाँ पर जवाब दे पाएँ। क्या है क्वेश्चन आपका? एक बालक प्रतिदिन कक्षा में भाग जाता है। एक बच्चा है जो प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, तो वो बालक कैसा है? सामान्य बालक है क्या? समस्यात्मक बालक है? सी कह रहा है पिछड़ा बालक है। ऑप्शन डी कह रहा है विकलांग बालक है। बताइए क्या उत्तर इसका होना चाहिए? नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर लिख दो। वीडियो को पॉज करो और नीचे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ो और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर फटाफट आंसर दे दो। देखिए, प्रतिदिन कक्षा से भाग जा रहा है मतलब वो समस्यात्मक बालक है। ऑप्शन बी राइट जाएगा। कैसा बालक है वो? समस्यात्मक बालक है। चलिए क्वेश्चन 2, मौलिकता का गुण पाया जाता है। अब जो मौलिकता का गुण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। वो किन के अंदर पाया जाता है वो आपको बताना है। तो मौलिकता का जो गुण है वो प्रतिभाशाली बालकों में, धनी परिवार के बालकों में, सामान्य बुद्धि के बालकों में, सृजनशील बालकों में। मित्रों, इसका आंसर भी आपका जाएगा ऑप्शन बी, सृजनशील बालकों में ही मौलिकता का गुण पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वाक दोष ग्रसित बालक जिसमें तुतलाना, हकलाना, अशुद्ध उच्चारण आदि होते हैं को दूर हम कैसे कर सकते हैं? तो ये अशुद्ध जो उच्चारण है, कई बच्चे तुतलाते हैं, कहीं हकलाते हैं, कहीं अशुद्ध उच्चारण करते हैं, इनको दूर करने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए? तो उनसे हमें क्या काम करना चाहिए? अच्छे से अभ्यास कराना चाहिए ताकि उनका ये तुतलाना, हकलाना और सारे वाक संबंधी दोष समाप्त हो जाए। तो ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा। नंबर 4, सामाजिक नियमों या कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है? अब कानून के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है, सामाजिक नियमों के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है, तो आपको बताइए जो कानून के विरुद्ध जा रहा है या सामाजिक जो नियम बने हुए हमारे समाज के उनके विरुद्ध कार्य करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा बच्चा हमेशा क्या कहलाएगा? बाल अपराधी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाल अपराधी। और इनके सुधार के लिए बाल सुधार गृह की स्थापना की गई है। किनकी स्थापना की जाती है? बाल सुधार गृह की। चलिए, जो 18 वर्ष से नीचे उनको बाल सुधार गृह में रखा जाता है, जो 18 वर्ष से ऊपर के उनको जेल में रखा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विशिष्ट बालकों के प्रकार कौन से हैं?
कौन से बच्चे आपको विशिष्ट कैटेगरी के नजर आ रहे हैं? प्रतिभाशाली बालक भी विशिष्ट होते हैं, पिछड़े बालक भी विशिष्ट होते हैं, मंदबुद्धि बालक भी विशिष्ट होते हैं और समस्यात्मक बालक भी विशिष्ट होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पर तो आपके पास ऑप्शन 4 ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने एक वेरिएशन लाने के लिए टोटल 5 यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। ध्यान से देखिए, ये सभी के सभी विशिष्ट बालकों में जाएंगे। आप ऐसा मत सोचिएगा विशिष्ट का मतलब प्रतिभाशाली या बहुत प्रखर विद्यार्थी होते हैं, ऐसा नहीं है। उनमें पिछड़े, मंद बुद्धि, समस्यात्मक सभी बालक जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा राइट जाएगा? ऑप्शन ई राइट जाएगा, उपयुक्त सभी। आशा करता हूँ आपके सही उत्तर जा रहे हैं, और किन किन के उत्तर सही जा रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषताएं होती है? एक प्रतिभाशाली बच्चा है, टैलेंटेड बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, उसकी क्या विशेषता आपको नजर आ रही? तो उसकी विशेषता हमको क्या नजर आनी चाहिए? उपरोक्त सभी नजर आनी चाहिए, क्योंकि मानसिक प्रक्रिया की भी तीव्रता होगी, दैनिक कार्य में भी उसकी विभिन्नता होगी अन्य बच्चों की तुलना में, और पाठ्य विषयों में भी वो अत्यधिक रुचि लेगा। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होगी, इसलिए क्या जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट जाएगा। चलते हैं नंबर 7। मंद बुद्धि बालक की क्या विशेषता होती है? कोई बच्चा मंद बुद्धि है, कैसे पहचानेंगे? क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है, क्या विशेषता है उसकी? तो सीखने की धीमी गति, जीवन में निराशा का अनुभव, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति। देखो, एक मंद बुद्धि बच्चा जो होता है उसके अंदर ये सारे गुणधर्म देखने को मिलेंगे, क्योंकि मंद है तो वो सीखने की गति भी उसकी धीमी होगी। जीवन में निराशा का अनुभव इसलिए होगा कि वो मंद बुद्धि होगा तो चीज़ों को बहुत लेट सीखेगा, तो उसके प्रति एक दबाव बनेगा जिससे उसके मन में निराशा आएगी, और कभी कभी वो इन कुंठा की भावना में आकर समाज विरोधी कार्यों की ओर भी अग्रसर हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विशिष्ट बालक का क्या अर्थ है? विशिष्ट बालक का अर्थ है, किनको आप विशिष्ट बालक कहेंगे? मंदबुद्धि बालक को कहेंगे, प्रतिभाशाली बालक को कहेंगे, समस्यात्मक बालक को कहेंगे, या सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला होगा? बताओ आप मेरे को, किन बच्चों को आप विशिष्ट बालक के अंदर रखेंगे? देखो, आप दिमाग लगाओ, विशिष्ट के अंदर मंदबुद्धि वाला भी आ रहा था, प्रतिभाशाली भी आ रहा था, और समस्यात्मक भी आ रहा था, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर उपरोक्त सभी नहीं देकर उसने ऑप्शन डी दिया है, और ये डी करेक्ट जाएगा। क्यों करेक्ट जाएगा? सुनिए, सामान्य बालकों की अपेक्षा कम अगर कह रहे हैं तो उसमें मंदबुद्धि भी आ गया है ना, उसमें समस्यात्मक भी आ गया, और उससे अधिक वाला हम कह रहे हैं तो उसमें प्रतिभाशाली भी आ गया। तो इस डी में उपरोक्त सभी की जगह उसने ऐसा वेरिएशन दिया है, तो इसको जरूर आप ध्यान रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्रतिभाशाली बालकों का समायोजन क्या है? तो प्रतिभाशाली जो बालकों का समायोजन है, वो समायोजन में ऋणात्मकता अधिक होती है, सामान्य से अच्छा होता है, सामान्य होता है, या श्रेष्ठ होता है? आप दिमाग लगाइए ना, कोई प्रतिभाशाली बालक है, वो समायोजन करने का उसका जो तरीका होगा ना, वो अन्य बच्चों से आप देखेंगे बहुत श्रेष्ठ तरीका होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से समस्यात्मक बालक नहीं है। देख लीजिए, नहीं क्या है वो पूछा है इसने, कौन सा इनमें से समस्यात्मक बालक नहीं है? देखो, सामान्य बालक कैसे समस्यात्मक हो सकता है बताओ? जो बच्चा नॉर्मल है, सामान्य है, अब नॉर्मल की कैटेगरी में नहीं जा रहा है, तो भाई सामान्य बालक तो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। सामाजिक रूप से वंचित बालक समस्यात्मक बालक होगा, बिल्कुल होगा। बाल अपराधी बालक भी समस्यात्मक बालक होगा, बिल्कुल होगा। और मंदबुद्धि बालक भी समस्यात्मक बालक होगा। ये तीनों समस्यात्मक बालक होंगे, परंतु कौन सा नहीं होगा? सामान्य बालक नहीं होगा, और नहीं वाला पूछा है तो ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे और गोल मटोल विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। सामान्य प्रतिभाशाली व विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक में किस आधार पर अंतर किया जा सकता है? आपको एक सामान्य प्रतिभाशाली बालक दिया हुआ है और एक विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक दिया हुआ है, उन दोनों के बीच में आप किस आधार पर अंतर करेंगे? बताइए। आप जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइए और आंसर दीजिए। कमेंट सेक्शन में जाइए, आंसर दीजिए। तब तक मैं चाय का घूंट ले लेता हूँ, माता जी के द्वारा प्रस्तुत है। होता क्या है कि आपकी क्लास का टाइमिंग और हमारी चाय का टाइमिंग एक बिल्कुल ओवरलैप कर जाता है, तो दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। चलिए, क्या उत्तर आएगा? क्वेश्चन 11 का आंसर आपका आएगा बी, विशिष्ट योग्यता आंसर आएगा, है ना। कि उन दोनों के बीच में अगर आपको अंतर करना है तो उन दोनों के अंदर विशिष्ट योग्यता के आधार पर हम अंतर करेंगे। विशिष्ट योग्यता जो रखेगा वो विशिष्ट बालक होगा, जो विशिष्ट योग्यता नहीं रख सकता वो सामान्य प्रतिभाशाली बालक होगा। चलो आगे चलते हैं। आपके लिए आज का मोटिवेशन, आज का आपका फ्यूल, आज का आपका ईंधन ये है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आज आपके आस पड़ोस में इधर उधर लोग कह रहे होंगे कि डफोड़ है साला, ये तो कुछ नहीं आता है इसको,
सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं आता, जैसे सिलेक्शन हो गया फिर कहेंगे ओ हमको तो पहले से ही पता था ये बहुत टैलेंटेड है, इसको सब कुछ आता है, ये तो बहुत आगे बढ़ेगा, हम तो पहले से ही जानते थे। तो जो लोग आपके प्रति ऐसी राय रख रहे हैं नकारात्मक, रीट में सिलेक्शन होने के बाद उन लोगों के नकारात्मक राय बदल जाएगी। तो इन निंदक नीरे राखिए वाला काम कीजिए आप। पास में रखो, मेहनत करो, पास में रखो, मेहनत करो और उनके मुंह बंद करो। हर समय मुंह बंद करने के लिए प्रति उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी सफलता लोगों के मुंह बंद कर देती है। ठीक है, तो आप सकारात्मक रूप से रहिए और आगे बढ़िए। देखो ये ईंधन जो हमने आपको दिया, मोटिवेशन का ईंधन, ये ईंधन की रेट आज की तारीख में बाहर आप जाके देखो, पेट्रोल और डीजल ईंधन के रूप में 100 रुपये लीटर मिल रहे हैं, आपको फ्री में दे रहे हैं हम। तो ये मोटिवेशन का ईंधन आप काम में लो, आगे बढ़ो मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा जो है वो किसको दी जानी चाहिए मित्रों? 12 का आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी, मंद बुद्धि बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। चलते आगे ताकि उनको मोटिवेशन मिले। बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। ये कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल अपराध की जो परिभाषा है कानून का उल्लंघन के रूप में की जाती है जो कि किसी वयस्क के द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। तो ये जो डेफिनेशन है वो स्किनर ने दी है मित्रों। किसने दी है ये डेफिनेशन? स्किनर ने। ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा। चलते आगे, कौन सा बाल अपराध है? इनमें से पहचानो कौन सा बाल अपराध है। यौन अपराध करना, चुनौती देने की प्रवृत्ति, धूम्रपान करने की प्रवृत्ति, या इनमें से सभी? अरे भाई, बालक अगर ये इनमें से कोई भी कार्य कर रहा है तो वो सभी के सभी बाल अपराध में जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी अच्छा कार्य तो है नहीं, सब खराब कार्य है। चलो आगे, समाज में ये कोई भी मान्य नहीं कार्य। तो नंबर 15, बाल अपराध के उपचार की विधि नहीं है। कौन सी विधि नहीं है ऐसा पूछा है। बाल अपराध का आप उपचार कर रहे हो, कोई बाल अपचारी व्यक्ति है उसको आप सुधारने की कोशिश कर रहे हो, तो मनोविश्लेषण विधि तो है, उससे आप सुधार सकते हो। मनोभिनय विधि से भी आप सुधार सकते हो, अधिगम से भी उसको आप उपचार कर सकते हो। लेकिन कठोर कारावास दे रहे हो, बहुत ज़्यादा उसको कारावास के अंदर डाल रहे हो, तो उससे और बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं। तो कौन सी विधि नहीं है? कारावास जैसी कोई विधि नहीं है। चलते आगे, नंबर 16, देखो कोई कठोर कार्य किया उसने तो कारावास भुगतना है, परंतु विधि को यूज में लेकर उसको ये आपको सुधारना है। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम चल रहे हैं। तो आपको ये पता लग गया है, 16 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है। सृजनशीलता के लिए चिंतन की आवश्यकता नहीं है। वाह, क्या अजीब बात है। सृजनशीलता किसी किए गए काम का एक नया परिणाम होता है। बिल्कुल होता है। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो ए, सी और डी तो राइट है। लेकिन ये कह रहा है कि बी के अंदर ये क्या कह रहा है भाई? सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। अरे भाई, जो चिंतन ही नहीं करेगा वो क्रिएटिव कैसे होगा, वो सृजनशील कैसे होगा? तो ये बिल्कुल गलत जा रहा है। तो जो गलत है वही पूछा था, ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा। नंबर 17, विद्यार्थियों की किसी समस्या के भावी परिणामों को विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव होता है। किसका प्रभाव होता है? पीटीआई सेकेंड ग्रेड के अंदर पूछा गया 2012। किसका प्रभाव होता है? ऑप्शन डी राइट जाएगा। अपने स्वयं के सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने में उनके लिए सहायक होंगे। 17 पे खतरा हो सकता है, क्वेश्चन को ये जरूर देख लेना। चलते आगे, नंबर 18, नवीन विचार का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। किसके लिए मौलिक गुण आवश्यक है? तो 18 का जाएगा बी, सृजनात्मकता के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? सृजनात्मकता के लिए, क्रिएटिविटी के लिए आपको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए मित्रों, अगर आपको लग रहा होगा हम फास्ट चल रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को बार बार पीछे रिपीट करके भी देख सकते हैं और चारों ऑप्शन आराम से पढ़ के, पॉज करके, पढ़ के, नीचे कमेंट करके फिर आए आप। चलें, क्वेश्चन नंबर 19 पे जाने से पहले बता दें, फ्री टेस्ट सीरीज लगातार चला रखी है 1 अप्रैल से। लेवल 1, लेवल 2 हिमांशु व्यास सर रीड सेलेक्टेड 2018 में हम दोनों मिलकर आपको पढ़ा रहे हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल के पास में सब्सक्राइब का बटन है, अभी तक नहीं दबाया है, 13 दिनों से अभी तक नहीं दबाया, तो दबा लो भाई। पास में यहाँ बेल आइकन होगा, या दबा लो, इसको ऑल पर सेट कर लो। और ये बेल आइकन को ऑल पर सेट करोगे तो साइड में ऐसा हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। ऐसा हो जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, बाकी नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, 1 अप्रैल से प्रतिदिन शाम 6 बजे हम ला रहे थे। बढ़ते आगे, नंबर 19, सृजनात्मकता। अब देखो, हम 1 अप्रैल से लगातार प्रतिदिन ला रहे थे, लेकिन अब हर संडे आपको मिलेगा, हर संडे फ्यूल मिलेगा। मंडे से लेकर सैटरडे पढ़ डालो पूरा, और संडे को आ जाओ मैदान में हमारे साथ, तो चलेंगे। ध्यान रखें, हर संडे बिल्कुल आपको फिक्स टाइम 6 बजे ही मिलेगा, ठीक है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, सीटेट के अंदर पूछा गया 2012 में, सीटेट में पूछा गया भाई, केंद्रीय एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखें। तो
सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट में, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर पूछा गया ये। नंबर 19 का जो आपका यहाँ पर आंसर जाएगा वो डी जाएगा, अपसारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। किसने जवाब दिया है नीचे लिख देना। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपसारी से संबंधित है, बहुविध से संबंधित है। एक होता है अभिसारी चिंतन, एक होता है अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखें इस क्वेश्चन को। नंबर 20, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना देश देश के लिए, किसके लिए है? विज्ञान और कला प्रदर्शनियाँ कर रहे हो, संगीत और नृत्य प्रस्तुतियाँ कर रहे हो, विद्यालय पत्रिकाएं निकल रही, किसके लिए निकल रही भाई? अरे आखिर किसके लिए? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन ए राइट जाएगा। चलते हैं आगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए राइट जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? कौन सा पोषण करता है? देखो 21 के चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आराम से पढ़ लो पॉज करके और फिर आंसर दे दो। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका आंसर डी राइट जाएगा। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने, प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। जब तक आप प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध नहीं कराओगे तब तक उसकी सृजनात्मकता कैसे विकसित होगी भाई, पोषित कैसे होगी? कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर दबा देता है। दबा के दमन मत करो भाई, उनको क्रिएटिव रखो, उनका आंसर दो, उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करो, तभी पोषण मिलेगा। नंबर 22, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए विद्यार्थियों को? विद्यार्थी को हमेशा कार्य केंद्रित रखना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिए सृजनशीलता की बात हो रही है और सृजनशीलता कार्य पर केंद्रण से आएगी। तो ये आरटेट सेकेंड लेवल के अंदर पूछा गया 2012 में, रीट में आया हुआ प्रश्न है 2012 में। पहले रीट को आरटेट बोलते थे, पता होगा आपको। चलिए, राजनीति चलती रहती है, रीट आरटेट बनती है, टी और आरटेट रीट बनती है, लेकिन लास्ट में कहानी वही है कि गंगाधरी शक्तिमान है और रीट ही आरटेट है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 23, मानसिक थकान का लक्षण क्या है? शरीर में दर्द होना, असामान्य व्यवहार होना, तेज और कठिन श्वास आना, ध्यान का केंद्रित न होना। अरे भाई, बाकी के 3 जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना, वो शारीरिक थकान के लक्षण है, लेकिन ध्यान का केंद्रित न होना ये मानसिक थकान है। बाकी शरीर में दर्द हो रहा है, तेज और कठिन श्वास आ रही है, असामान्य व्यवहार कर रहा है, वो सब शारीरिक थकान है। आपको मानसिक पूछा था तो ऑप्शन डी राइट जाएगा। चलते हैं आगे। 24, भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण है। भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण, कुंठा जिसको हम कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं ना कई लोग। क्या कारण है? हाँ बोलो जल्दी, लिख दो आंसर लिख दो। चलो, अरे लिख दो मित्रों, क्या आ रहा है उत्तर? क्या आ रहा है इसका? लिख दो, मानसिक संघर्ष। जब भी ज़्यादा मानसिक संघर्ष होगा, कुंठा आएगी, भग्नाशा आएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो चिंतन सही डायरेक्शन में करें, ज़्यादा मानसिक संघर्ष अपने आप से न लड़े तो दूसरों से लड़े, खुद से क्यों लड़े। चलें आगे। 25, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना क्या कहलाता है? एक व्यक्ति खुद का अस्तित्व भूल गया है और दूसरे को इतना अंधी आंखों से फॉलो कर रहा है कि उसके गुण भी वो अपने अंदर ला रहा है और अवगुण भी। चलो, गुण ला रहा है तो अच्छी बात कर रहा है, लेकिन अवगुण भी अपने अंदर ला रहा है, तो उससे बड़ा नालायक कौन होगा? तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे भाई प्रक्षेपण करना, प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रक्षेपण होगा इसका। कुछ लोग होते हैं ना, किसी नायक को फॉलो करते हैं, इतना ज़्यादा फॉलो कर देते हैं कि उसके अवगुण भी अपने अंदर डाल लेते हैं। कुछ लोग होते हैं नालायक, नुक्कड़ पर बैठे हुए, कुछ बच्चे देखे होंगे, आज फिल्म देख के आया कि भाई वहाँ पर एक हीरो सिगरेट पी रहा है, तो नुक्कड़ पे बैठ के ये लोग भी उसी अंदाज में सिगरेट पी रहे। तो ये जो अवगुण है वो अवगुण लेके आया अपने अंदर नालायक, जबकि उसको उस गुणों को सीखना था, उसने अवगुणों को सीख लिया। तो ये चीज़ आपका प्रक्षेपण कहलाता है। चलो, 26 का नंबर आपका आ रहा है, जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है। मित्रों, एक बहुत अच्छी ट्रिक बता देता हूँ। जहाँ भी बलपूर्वक भूलने की बात आए या बलपूर्वक दबाने की बात आए, वहाँ पर हमेशा दमन होगा। क्या होगा वहाँ पर? दमन। कोई चीज़ बलपूर्वक कर रही है तो दमन, द से दबाना है और द से दमन है, द से दबाना है, द से दमन है। तो दबा कर आप दमन कर रहे हो तो आपका आंसर दमन ही जाएगा मित्रों। ठीक है, ग्लूकोज भी लेते रहे, माइंड अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं हम। 27, सप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये दमन जो है मित्रों, आपको बता देता हूँ मैं, देख लीजिए। ये अभी मैंने आपको यहाँ पर जो सूचना प्रेषित करवाई है ये दमन की, इसको सप्रेशन भी हम बोलते हैं, दबाना। ठीक है, इच्छा को दबा देना। कोई गलत याद है, दबा देते हैं अंदर, अचेतन मन के अंदर, ऐसे। यानी कई लोग, जैसे लगता है जैसे आप जैसे लोग हैं
कहीं आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, उसके अंदर आपको बुरी तरीके से पड़ गई, तो आप उसको दबा देंगे, बाद में याद रखना नहीं चाहेंगे, कड़वी यादें हैं। लेकिन अगर आपने किसी को अच्छी तरीके से आपने दूसरे की धुलाई कर दी, तो उसको आप बार बार याद करके सुनाएंगे लोगों में, है ना। तो अच्छी चीज़ों को तो आप याद कर रहे हो, या आपने बहुत अच्छा रिकॉर्ड कहीं बना दिया तो याद रख रहे हो। बुरी कोई बात है, कोई बुरी बात है जो आपको दुख पहुंचा रही है, कोई कष्ट पहुंचा रही है, तो उसको हम दबा देते हैं, उसको हम बोलते हैं सप्रेशन, यानी कि दमन। चलते आगे 27। एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इसे किस प्रतिरक्षण प्रणाली में रखेंगे? प्रोजेक्शन मेथड की हम बात कर रहे हैं। देखो मित्रों, एक बात समझो, आप एक बात समझो, एक बच्चा विकलांग है, यानी उसके शरीर की पूर्णता नहीं है, अपूर्णता है। तो वो शरीर की जो कमी है, उस कमी को वो क्या कर रहा है, अपने परिश्रम के माध्यम से फर्स्ट क्लास आकर उस कमी को दूर करने का प्रयास कर रहा है। तो इसको हम क्षतिपूर्ति की कैटेगरी में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? क्षतिपूर्ति। तो 27 का क्या राइट जाएगा? डी राइट जाएगा। जैसे वैसे ही कि एक छोटी लड़की है, 4 फुट की है बेचारी, या 4.5 फुट की है, कोई लड़का भी हो सकता है, तो वो ये चाह रहा है कि भाई मेरी हाइट कम है, तो वो क्या करता है, हील लगा के चलना शुरू कर देती है। लड़की जो है ये बड़ी बड़ी हील ले आती है, वो सोचती है कि मैं 4 फीट की हूँ तो भाई हील लगा के 5 फीट की दिखूंगी, तो क्षतिपूर्ति कर रही है। बालक भी होते हैं, कुछ बड़े बड़े बूट ले आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी हील वाले, तो क्षतिपूर्ति कर रहे हूँ, ठीक है ना। किसी ने कहीं ओडी देख ली तो वो अपनी कार को ही ओडी बनाने का प्रयास कर, क्षतिपूर्ति कर रहा है। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? इसमें से कौन सा मेल सही नहीं मिल रहा है आपको? अंतर्मुखी स्वयं अपने में रहना, ये तो बिल्कुल ठीक मिल रहा है। प्रक्षेपण जो है अपनी गलती दूसरों पर डालना, युक्तिकरण अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, और प्रतिगमन पुरानी आदतों में लौटना। देखो अगर ध्यान से आप दिमाग लगाओगे तो ऑप्शन सी राइट दिखेगा। युक्तिकरण अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना नहीं होता है भाई, तो ये ऑप्शन सी राइट जाएगा। बाकी प्रक्षेपण अपनी गलती दूसरों पर डालना ठीक है, प्रतिगमन पुरानी आदतों में लौटना भी ठीक है। जैसे एक लड़की है, उसका विवाह हो गया और वो ससुराल चली गई, और फिर वापस जब वो पियर आई तो अपनी माँ की गोद में वापस वैसे ही सो करके सोई है जैसे कि वो शादी से पहले रहती थी, तो अपनी पुरानी याद में जाने का प्रयास कर रही, तो प्रतिगमन है। लेकिन ये युक्तिकरण वाली जो बात है, वो अपना गुस्सा दूसरे पर उतारना, वो गलत है। तो आपको गलत ही पूछा था, तो ये मेल सही नहीं है, तो यही जाएगा। चलो नंबर 29, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो शारीरिक निर्योग्यता वाले बच्चे के लिए जो है वो कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? आर्टेड लेवल सेकंड में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तादात्म्यकरण है, विवेकीकरण है, अतिकल्पना है, या इनमें से कोई नहीं? देखो इसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन जो अप्लाई हो रही है उसमें अतिकल्पना यहाँ पर बिल्कुल सुटेबल साबित होगा। कौन साबित होगा? अतिकल्पना। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारे इस सेशन का, हमारी सीरीज का। देखिए सीरीज का नहीं बोलेंगे क्योंकि सीरीज आपकी हर संडे आपके पास आती रहेगी। सभी को कान में धीरे से बता दीजिएगा, हर संडे मिलेंगे। चलिए, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित है? यानी उनको गुस्सा आया, वो खेलने चले गए, और तब तक खेलेंगे जब तक वो पहले से अच्छा महसूस ना कर रहे हों। तो ये कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र का गुणधर्म इन बच्चों ने दिखाया है मित्रों? प्रक्षेपण दिखाया है, विस्थापन दिखाया है, प्रतिक्रिया निर्माण दिखाया है, उदात्तीकरण दिखाया है। देखो हटने का प्रयास किया उन्होंने, वहाँ से उस क्षेत्र से हटने का प्रयास किया, तो उन्होंने विस्थापन किया है मित्रों। क्या किया उन्होंने? विस्थापन। किस किस के ये ऑप्शन राइट गए हैं, किस किस का उत्तर राइट गया? 30 में से कितने राइट गए हैं नीचे जरूर लिखिएगा। किन किन के 30 में से 30 राइट जा रहे हैं, या किन के 30 में से 25 प्लस राइट जा रहे हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। जिनकी 30 में से 25 प्लस राइट जा रहे हैं उनकी बहुत अच्छी तैयारी, और जिनकी 25 से कम राइट जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं फोकस करें तैयारी पर और अधिक अच्छा करने का प्रयास करें। लगातार जुड़े रहें मित्रों। आज हमारा आप ये देख रहे हैं डेली का जो हम लेके आ रहे हैं आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज लेकर आ ही रहे हैं, रीड लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे जाके बेल आइकन दबा लो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको यहाँ पर क्या दबा देना है, यहाँ पर शेयर जरूर करना है प्रत्येक बच्चे तक। शेयर हर बच्चे तक आपको करना ही करना है। उसके बाद नीचे जाकर कमेंट लिखना है कि कैसी लग रही है हमारी ये क्लासें नियमित रूप से जो आ रही है वो, और साथ ही साथ नीचे जो लाइक का बटन है मित्रों, अभी तुरंत नीचे लाइक का बटन दबा लो फटाफट। चलिए अधिक लेट मत कीजिए। और माँ सरस्वती धाम क्लासेस ऋषभ देव आपके सामने ये लेकर के सीरीज आई है। आपको कैसा लगा है
फीडबैक दीजिए। ये जो टेस्ट सीरीज हम लगातार 13 टेस्ट सीरीज मित्रों आसान नहीं होता है। प्रतिदिन आप लोगों के लिए 30 प्रश्न लेकर आना, उसके पीछे रिसर्च करना, आपके लिए इतनी मेहनत करके बनाना, इंटरनेट का उपयोग करके, अपना इंटरनेट व्यर्थ करके आपके लिए बनाना, फ्री ऑफ कोर्स, बिना किसी शुल्क के आसान नहीं होता है मित्रों। फिर भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो कैसा लगा है ज़रूर नीचे फीडबैक दीजिए। और हर संडे अब ये सीरीज आएगी, उसका भी आनंद लीजिए। और जिन्होंने अभी तक ये पूरे नहीं पढ़े हैं, नीचे जाकर कंप्लीट पढ़ लीजिए, ठीक है। और आप दिमाग लगाइए, 13 × 30 कर लीजिए आप। इतना क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। चलिए आज की सीरीज यहाँ पर समाप्त करते हुए नेक्स्ट सीरीज हम आने वाले संडे को मिलेगी आपको। और इस बीच और भी हम एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। लाइक नहीं किया हो लाइक कर लें, ठीक है, तुरंत। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। और आज हिंदू वर्ष नववर्ष की बधाई। जय श्री राम, जय महावीर बजरंगबली हनुमान जी, जय माता सरस्वती जी। मिलते हैं आपसे।